Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है। हम पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हैं, इसको आप मेरे प्लीज़ इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो पे ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं यहाँ नीचे डाल दूँगी। इसके अलावा अगर हो सके तो और चीज़ों में से ब्राउज थ्रू कर जाएँ, क्योंकि अक्सर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो डाउन सिंड्रोम के नाम से ही मैं वीडियो लगा रही हूँ उसी में सिर्फ उसके बारे में हो। आप और भी देखेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें इन बच्चों से रिलेटेड हैं। आज जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ वो है डाउन सिंड्रोम पार्ट 2। इंट्रोडक्शन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएंगे। एक दो चीज़ों की अब मैं अभी भी आपको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूँगी और उसके बाद हम डील करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं और उनको कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ अब स्टार्ट कर लेते हैं पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मुराद है पुराने ज़माने में 1960s में, मगरबी ममालिक की बात कर रही हूँ, मशरक़ी में तो कोई ऐसी स्टडीज़ ही नहीं थी अभी। तो 1960s में यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी ज़िंदगी कितनी लंबी थी, ये जो है थोड़ा इनका बहुत कम थी। जो एवरेज थी ना वो 10 से 20 के दरमियान में, 20 तो कुछ ज़्यादा बता रही हूँ, 10 साल की एवरेज आप समझ लें, इस तरह से होती थी। उसकी वजह ये भी थी कि अभी इतना ज़्यादा मेडिकली तरक्की नहीं हुई थी, तो अब तो पहले दूसरे साल में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते थे और उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। फिर बच्चे बड़े भी हो जाते थे, लेकिन एवरेज आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये हुआ कि अब इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता सकती हूँ कि बच्चे कभी कभी हार्ट के इश्यूज से गुजरते हैं, हियरिंग और इस तरह की चीज़ों से। कुछ बच्चे, हर एक नहीं, ठीक है, जितने ज़्यादा सवेयर हैं। तो ये जो है बहुत अच्छी चीज़ ये हो चुकी है कि अब इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ चुकी है। अभी भी एवरेज अराउंड 50, लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पूरी दुनिया इस तरह से बात करें दुनिया में। तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी बात, एक थोड़ा सा मैं ये बताती चलूँ डाउन सिंड्रोम के बारे में कि क्यों होता है, क्या होता है। इसका जो कहते हैं ना कि हमें पता नहीं क्यों होता है, क्या होता है, पता एक्चुअल चीज़ ये है कि कहाँ से जेनेटिक कोड माँ बाप में से यूँ आके यूँ होता है तो ये थर्ड हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आप अगर डॉक्टर्स और उसके उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये क्या प्रोडिक्टेबल है कि किस बच्चे को होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस मुतालिक वरी नहीं करना चाहिए कि क्या है, क्यों है, कैसे है। इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली हमें पता होता है कि जीन्स में हो रहा था, जीन्स किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ये हो जाता है, लेकिन क्यों होता है, क्या फैक्टर्स उनको ये करने पे मजबूर करता है, इसका भी इतना अंदाज़ा नहीं है। इस पर स्टडीज़ हो रही हैं। दूसरा ये कि जो माएँ ज़रा ज़्यादा उम्र की होती हैं उनके बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल जब इन बच्चों को देखा जाता है तो ज़्यादातर यंग माओं के बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है। और वजह ये है कि यंग जो माएँ होती हैं उनके ज़्यादा बच्चे हो रहे होते हैं, तो उनमें फिर ये ज़्यादा, तो अभी भी 70% तकरीबन बच्चे जो होते हैं, 60-70%, 80, इस तरह से ये उन यंग माओ ही के बच्चों में से होते हैं। और लेकिन फिर भी एज माँ की थोड़ा थोड़ा सा एक कुछ स्टडीज़ में आया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कोट नहीं कर रही स्टडीज़, ठीक है, आप ये देख लीजिए। उसके बाद अगली चीज़ पे चलते हैं कि इनकी एबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो डाउन सिंड्रोम में भी एक रेंज होती है, जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कुछ को हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, हियरिंग सिवियर होती है, विजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। और इवन चलने फिरने में, जैसे फाइन मोटर्स के लिए होती है कि जनाब आपके हाथों से आप कितना काम कर सकते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है, क्योंकि आप इमेजिन करें ना कि अगर आप जितना अपने हाथों से आप ज़्यादा एबिलिटी है आप में काम करने की और चीज़ें करने की, उतना आप दूसरों पे कम डिपेंडेंट होंगे और इतनी आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। आखिर में हम यही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन ग्रोस मोटर वो होती है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल जंपिंग, चीज़ें पुल करना या हॉपिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप यानी छलांगे मारना, ये ग्रोस मोटर में आ जाती है, बिग मसल मूवमेंट्स में आ जाती हैं। तो अगर उसमें ज़्यादा उसको चैलेंजेस है तो फिर वो ज़्यादा सिवियर थोड़ा बच्चा होगा, और अगर उसको नहीं है चैलेंजेस तो कम सिवियर होगा और उसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इनकी एबिलिटी लेवल्स भी वेरी करते हैं। अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि अब यहाँ पे डाउन सिंड्रोम की इतनी अवेयरनेस है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ माशरे में आती जा रही हैं कि जब हम इवन कभी मैं भी ग्रोसरी करने जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे कभी कभी नज़र आते हैं ये स्टूडेंट्स या यंग लोग, हाई स्कूल या उससे बड़े उम्र के, जो कि आपकी ग्रोसरीज आपके लिए बैग कर देते हैं। और फिर उसके अलावा आप टेलीविज़न पे डाउन सिंड्रोम के जो कुछ एक्टर्स हैं जिन्हें डाउन सिंड्रोम है वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत एक पॉजिटिव और अच्छी बात है कि ये फील्ड्स ओपन अप हो रही हैं। और इनमें से अक्सर तो बहुत वोकल होते हैं जो ज़रा ज़्यादा
अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज में और उस तरह से, और उनका कंट्रोल होता है, तो वो तो अब काफ़ी वोकल होके आगे होके आलमबरदार बन रहे हैं डाउन सिंड्रोम के लिए। अगर हम डाउन सिंड्रोम के बच्चों को जनरली देखें तो हम दो तरह से देखेंगे। एक तो ये कि हम एकेडमिक्स की टर्म्स में उनकी बात करेंगे, एक हम बिहेवियर्स और फंक्शनल लाइफ स्किल्स के टर्म्स में बात करेंगे। कभी कभी मैं पेरेंट्स के इंटरव्यूज़ देख रही होती हूँ, ये वो, तो उसमें वो कह रहे होते हैं कि हम लव आर केयर बहुत अच्छा, और हम इसने हमें अलग से ज़िंदगी दी और इसकी वजह से बहुत कुछ कर सकता है। और फिर कुछ सीन के बाद वो बता रहे होते हैं कि हम इसको कोशिश करें इसको जूता पहनना सिखा दें, ठीक है, इसकी ये वाली स्पीच का प्रॉब्लम है। तो हाँ, हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं कि जी हम बच्चों से, हम वी ऑल लव आवर किड्स, तो हम इनको बहुत प्यार करते हैं वो। लेकिन ये है कि जो ये स्किल्स है ना, लाइफ स्किल्स, जैसे जूता पहनना, कपड़े पहनना, मुंह धोना, हाथ धोना, बाल करना, ये सारी चीज़ें, अपना केयर करना, खाना पीना, जो कि एक आम बच्चा कर सकेगा, एक तो हम उस तरफ से इनको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, एकेडमिक्स पे भी जोर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मैं अपना पर्सनल अब जो बता रही हूँ वो ये है कि मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है, देखा है, उसमें ये है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर मुमकिन हो, इन बच्चों में एबिलिटी हो, तो हम इनको एकेडमिक्स की तरह इतना पुश करें कि बेसिक चीज़ें पढ़ सकें। जैसे बाज़ार जा रहे हैं और कुछ ख़रीदना है, तो इन्हें काउंटिंग आनी चाहिए, ताकि अगर ये इनमें वो कैपेबिलिटी है, आहिस्ता आहिस्ता हम टीच कर सकते हैं, ताकि ये जाके बाज़ार से अपने मर्ज़ी की कोई चीज़ ख़रीद लें, या मनी जो पैसे होते हैं वो ले दे सकें। इसलिए काउंट करना, अगर आपने उन्हें कहा है कि जाओ 10 ये ले आओ, तो 10 चीज़ें उठा के ला सकें, राइट, उसको काउंट कर सकें प्रॉपरली। और ये डिफरेंट स्किल्स होती हैं। अक्सर ये होता है कि एक बच्चा जो 1 to 10 फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में काउंट कर सकता है, किंडर का बच्चा, कोई ज़रूरी नहीं कि फिर मैं उससे कहूँ कि 5 चीज़ें मुझे उठा दो, तो वो 5 चीज़ें उठा दे। होता ही है, वो भूल जाते हैं, वो काउंट करते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो काउंट करते रहते हैं। या वो उनके हाथ की मूवमेंट ऐसी होती है कि कभी कभी वो 2 चीज़ों को टकरा देते हैं और गलत हो जाती है काउंटिंग, या 2 चीज़ों को पकड़ लेते हैं इकट्ठा, या मिस कर देते हैं, तो इस तरह से गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारी स्किल्स पर हमने काम करना होता है। लैंग्वेज वाइज में इन बच्चों के लिए कभी आर्टिकुलेशन में बहुत मसाइल होते हैं, तो उसके लिए ये कि आप इनसे बोलते रहें, बहुत क्लियर लैंग्वेज में बोलें, जो आपको लगता है बजाय बहुत बेबी स्पीच, अनलेस कि बच्चा बहुत छोटा है, उनको ट्रीट करने के अच्छे लफ्ज़ बताइए, जो वो बच्चे फिर बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जब ज़रा बड़े हो जाएँ। तो 2 किस्म के माँ बाप होंगे यहाँ पे जो होंगे। एक वो ये होंगे कि वो पेरेंट्स जो कि फ़ील करते हैं, जब थेरेपीज़ जो होती है ना अर्ली ऑन, बहुत मुश्किल होती हैं बच्चों के लिए, यानी वो बच्चे जो हैं बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, उसमें वो रो भी रोते हैं। जब हम यंग बच्चों के साथ काम करते हैं, वो रोते भी हैं, इस तरह से भी है। तो कुछ पेरेंट्स को लगता है कि ये क्या, ये ज़्यादा, ये अब एथिकल डिलेमा है कि कितना ज़्यादा पुश करना चाहिए बच्चे को और कितना नहीं पुश करना चाहिए। हर फैमिली अपने हिसाब से, हर टीचर्स आपस में, वी हैव टू वर्क इट आउट टुगेदर कि कितना बच्चे को पुश करना है, जो उसमें फैमिली भी कंफर्टेबल हो और बच्चा लर्न भी कर रहा हो। तो जब आप ये कर रहे होते हैं, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल बच्चे को आज़ादी भी ना हो कि जहाँ दिल चाह रहा है भाग रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कर रहा है। और दूसरा ये कि अगर कोशिश कर सकें तो मतलब ये भी ना हो कि इतनी सख्ती हो कि बच्चे को कोई बिल्कुल आज़ादी कुछ और करने की हो, ये नहीं थेरेपी आफ्टर थेरेपी आफ्टर थेरेपी हो रही हो, वो भी गलत है। बच्चे को दोनों चीज़ें बैलेंस में चाहिए होती हैं, और तभी वो बेस्ट ग्रो करता है, राइट, हर चीज़ विद इन बैलेंस। तो आप सिखाइए, थोड़ा सा टाइम, फ्री टाइम दीजिए, सिखाइए, फ्री टाइम दीजिए, और कितना पुश करना है ये पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है, किसमें वो कंफर्टेबल है। तो इसी तरह से टीम्स होती हैं जो कि बैठ के, और टीम्स ना भी हो तो आप और जो भी काम कर रहा है, या अगर जिस तरह आप मेरी बात सुन रहे हैं, यहाँ से कोई आप प्लान बना लगे, तो अपनी फैमिली के लोगों को बैठ के, जो घर में बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, भाई बहन है, उनको लेके चलें कि कितना हम कंसिस्टेंटली इस बच्चे के साथ काम कर सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं, और किसी की क्या जिम्मेदारी है। एक बंदा जब बच्चे के साथ काम कर रहा हो, तो दूसरा, जिस तरह एक ने अगर उसे कुछ कह दिया, तो दूसरा आके उसको बार बार बीच में इंटरफेयर ना करे, ताकि एक ही बंदे की जो अथॉरिटी है उस वक्त चल रही हो। अगर आपने कह दिया पहले ये करोगे तो वो मिलेगा, तो ये ना हो कि बाद में पीछे से बच्चे की अम्मी आ रही हैं और वो कह रही हैं कि जी नहीं नहीं बेटा इसको दे दो, या किसी और ने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ कह दिया, तो इस तरह से नहीं। बिल्कुल डाउन सिंड्रोम में अगर बच्चों को बिहेवियर्स के चैलेंजेस होते हैं, तो उसके लिए कोई बहुत अलग से चीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम ऑटिज़म को किसी और तरीके से ट्रीट करें, बिहेवियर चैलेंजेस को, डाउन सिंड्रोम के बिहेवियर चैलेंजेस को हम कोई और तरीके से हैंडल कर रहे हैं। बिहेवियर से मुराद है वही कि अगर उन्हें गुस्सा आता है, चीज़ें तोड़ते हैं, या कुछ इस किस्म की चीज़ है, या काम नहीं करते, तो तरीके सारे एक ही हैं। तो उसके लिए
यहाँ पे मैंने ऐड की हुई अपनी अभी पिछले ही कुछ वीक्स पहले वाई किड्स बिहेव द वे दे डू, वो वाली वीडियो देख लें। और फिर एस्केलेशन की एक एग्जाम्पल के साथ भी वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए। तो वो उन बच्चों और उस तरह के बच्चों के लिए, सबके लिए जिनके लिए बिहेवियर चैलेंजिंग होता है, एक ही तरीका होता है करने का। जब आप किसी बिहेवियर के ऊपर काम कर रहे हो तो प्लीज़ सबसे पहले ये सोच लीजिएगा कि क्या इस बच्चे में ये कैपेबिलिटी है कि जो चीज़ मैंने इससे कह दी है कि वो कर सके। फॉर इंस्टेंस मैं एक टीचर हूँ और मेरे पास एक बच्चा आता है और मैं उसको कहती हूँ जनाब आपने लिखें, इसको आपने 2 सेंटेंस लिखने हैं। अब उसमें बच्चे को पेंसिल पकड़नी आती है ना, कुछ कभी गिर रही है पेंसिल ना कुछ, ठीक है। तो अनलेस मैंने उसको सिखाया हुआ पेंसिल पकड़ना है सारा कुछ या लिखना, तो मैं उसको सख्ती नहीं बहुत कर सकती, बिकॉज इसमें उसने तो सीखा हुआ ही नहीं है। तो सख्ती तभी करनी जब आपको लगे कि वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है चीज़ों को। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा, उसमें वो स्किल अभी आती ही नहीं है और उसको हेल्प चाहिए उसको लर्न करने में, तो फिर उसमें कोई ऐसे सख्त कॉन्सिक्वेंसेज मत दीजिए। आप उसमें उसकी असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे थ्रू आउट के, बेशक हाथ पकड़ के। जैसे अगर आपने 1 to 10 लिखना सिखाना है तो शुरू में हाथ पकड़ के सिखा सकती हैं माएँ, तो ये कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ। अच्छा, आखिरी चीज़ जो आज इसमें अभी बात कर लेते हैं वो ये है कि जो बच्चों को स्किल्स आती हैं उसी के ऊपर आप नई स्किल्स बेस करेंगे, ठीक है। अगर उसको 1 to 10 काउंट करना आता है फॉर एग्जांपल, तो आप सबसे पहले तो असेस करेंगे। 1 to 10 हर सिचुएशन में काउंट कर सकता है, हर बंदे के साथ काउंट कर सकता है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर आपने 10 ब्लॉक्स रख दिए टेबल पे, फिर आप उससे कहेंगे कि जनाब मुझे 5 ब्लॉक्स दे दो, तो क्या वो बच्चा 5 ब्लॉक्स उठा के दे सकता है? अगर नहीं दे सकता तो फिर ये एक नई स्किल है, ये आपको खुद सिखानी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज वो 1 to 10 काउंट कर सकता है इसका मतलब ये नहीं कि उसे 5 ब्लॉक्स भी देने आएंगे। उसके बाद आप 1 से 10 लिख के टेबल पे रख सकते हैं। और अब आप उसको कहेंगे कि फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स की एग्जांपल दे रही हूँ ये मैं, फॉर एग्जांपल आप उससे कहेंगे कि अब मुझे बताओ नंबर 3 कहाँ है, क्या वो 3 उठा के दे सकता है? अगर नहीं दे सकता तो आप नोट करिए ये एक अलग स्किल है, ये रिकग्निशन की स्किल है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ के ऊपर बेस करना शुरू करते हैं हम चीज़ों को। स्पीच का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने स्पीच के ऊपर 2-3 वीडियोज़ डाल के बनाई हुई हैं, आप वो प्लीज़ देख लीजिए। स्पीच ऑटिज़म का उसमें नाम है, लेकिन अगेन स्पीच के बहुत सारे तरीके सेम ही होते हैं, ऑटिज़म है या डाउन सिंड्रोम है, जब तक कि मैं और वीडियोज़ कुछ और स्पेसिफिकली इन बच्चों के लिए नहीं डाल देती हूँ। तो चलें ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम डाउन सिंड्रोम पे बनाऊंगी तो मैं ज़रा फाइन मोटर स्किल्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी के एक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगी कि उसमें कुछ मैं ऐसी चीज़ें सिखा दूंगी जो आप अपने बच्चे के साथ घर पे कर सकते हो और उसके लिए आसानी हो जाए। तो कुछ होम बेस्ड थेरेपीज़, ज़ाहिर है ना मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ ना आप हैं, लेकिन हम वो क्या चीज़ें घर पे कर सकते हैं जो जिससे इन बच्चों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो सकती है, उन माँ बाप के लिए जो कुछ करना चाह रहे हो घर पे। थोड़ा सा आजकल बच्चे घर पे हैं ज़्यादातर कोविड-19 की वजह से, तो ऐसी क्या चीज़ें जो आप कर सकते हैं। और आखिरी चीज़ कि इन बच्चों को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज दे हैव डाउन्स डजंट मीन कि वो किसी तरीके से किसी दूसरे बच्चे से कम है। इनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, इनकी अपने रेट है जिस पे ये लर्न करते हैं। और डिफरेंटली एबल्ड, मैं इसको कहूँगी डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, यानी तरीका फ़र्क होता है लेकिन सीखने का इनमें बहुत होता है, ज़िंदगी गुजारने का बहुत शौक़ होता है। और इंशाल्लाह ताला ये बच्चे खूब कामयाबी और खूब अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी से गुजारें। तो चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।